Good morning, everyone. I welcome you all to Let's Rise. तो आज डेट है 21 फरवरी 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हम अपना आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे अपने एडिटोरियल के साथ। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो एडिटोरियल है आज का वो है स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वीमेन। तो हमारा आज का जो एडिटोरियल है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वो कितना सेफ है या सेफ नहीं है वुमेन के लिए। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक वुमेन रेसलर हैं। तो वो जो वुमेन रेसलर हैं उन्होंने क्या किया है कि सेक्सुअल हरासमेंट के उन पे बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको उन्होंने यहाँ पे उठाया ये मुद्दा। तो ये काफ़ी एक सीरियस आप कह सकते हैं। नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे देखें, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो वीमेन हैं उनके साथ या जो गर्ल्स होती हैं स्कूल में उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत बार तो फैमिली प्रेशर या आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते, पब्लिक में नहीं आते। और बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो पब्लिक में आ भी जाते हैं लेकिन इतना कोई स्ट्रिक्ट उन पे एक्शन नहीं होता है। तो अभी जो रिसेंट ये मुद्दा उठा है, तो यहाँ पे मेरे एडिटोरियल में हम यहाँ पे एक तो कि दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें कि 2018 से लेकर आज तक जो वीमेन काम कर रही हैं उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे ये जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या है। उसके बाद जो ये हमारा डिटेल है जिस चीज़ के बारे में वो है, हम एक और चीज़ समझेंगे जो है सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, कि अगर कोई शख्स क्या करता है कि ये क्राइम करता है, सेक्सुअली हरास करता है किसी वीमेन को, तो उसको अंडर सेक्शन 354 ए ऑफ द पिनल कोड क्या क्या पनिशमेंट जो है मिल सकती है। तो जो हमारा सेक्शन 354 ए है उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट और जो उन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, इफ़ अ मैन कमिट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, उसमें पहला एक्ट क्या है जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। नेक्स्ट है इफ़ ही डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। थर्ड है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वीमेन और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शेल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंसिव सेक्सुअल हरासमेंट। अगर कोई शख्स, कोई मेल मेंबर इन चार में से कोई भी एक्ट करता है, ठीक है, तो अगर जो मैंने आपको अभी बताया जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हैं, ठीक है, उसमें जो उनको पनिशमेंट मिलेगी वो कितनी होगी, इट कैन एक्सटेंड टू 3 इयर्स और उसके बाद फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें जो हैं। अब इसमें जो रेप है या ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं वो नहीं लिखे गए। ये इनमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि अगर वो ऐसा कोई एक्ट करते हैं कि वो कोशिश भी करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ द डिमांड फॉर द सेक्सुअल, इवन इफ़ द डिमांड फॉर द सेक्सुअल फेवर, ठीक है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी सिर्फ उन्होंने डिमांड किया है या ऐसा कुछ एक्ट उनका गलत है, तो उसके लिए 3 साल की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है। और अगर जो मैंने आपको बताया जो अगर वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल बताएंगे या ऐसा कुछ जस्टिस करेंगे विमेन के साथ, तो उसके लिए जैसे जो क्लॉज 4 है, ठीक है, सबसेक्शन 1 का, उसमें जो यही सेम आप कह सकते हैं पनिशमेंट है 3 साल की या फाइन की, इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 354 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट ये बताया गया है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट आई थी 2020 और 2021 की, दैट शोज कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में। देखिए, पहली बात है लेबर फोर्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक रूम में, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 1 रूम ओनली, अगर एक रूम में हमारे पास 10 लोग हैं, ठीक है, उन 10 लोग में से 2 बच्चे हैं जो 16 या 18 साल से नीचे हैं और ऐसे 2 बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ज़्यादा हैं।
अब 10 में से ये 4 लोग तो पहले ही बाहर हो गए बिकॉज़ ये वर्किंग एज में नहीं आते। बचे 6 लोग, उन 6 लोग में से 3 लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। एंड मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्स वाई ज़ेड कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? वो काम नहीं करना चाहते हैं। 3 लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ठीक है? जो ये लोग इन 10 में से 4 को तो हमने निकाल दिया जो वर्किंग एज से ही बाहर हैं, ठीक है? 2 60 से ज़्यादा हैं और 2 16 या 18 से कम हैं। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये जो 6 लोग बच गए उनमें से 3 लोग जो हैं वो काम वॉलंटरी खुद काम नहीं करना चाहते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीज़न्स अगर हम यहाँ पे ऐसे ये चीज़ डिस्कस करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? कोई भी रीज़न हो सकता है या तो उनको लगता है कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है बहुत ज़्यादा और जो जॉब हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है वो हमारी डिग्निटी के खिलाफ है या फिर उनको गवर्नमेंट इतने ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है या उनके पास इतनी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि काम नहीं करना चाहते। कोई भी रीज़न हो सकता है। 3 लोग काम नहीं करना चाहते खुद अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से। बचे 3 लोग जो काम करना चाहते हैं, ठीक है? वो 3 लोग जो हैं उसको हम गिनते हैं, वो है किसमें? उसको हम लेबर लेबर फ़ोर्स कहते हैं। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि लेबर फ़ोर्स क्या है। तो अगर पीएलएफएस की बात की जाए जो कि पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे है 2020 और 2021 का, उसमें जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है, वो जो बताया है कि तो वो अगर हम टोटल में देखें तो वो बड़ा है, ठीक है? जैसे 2017-18 में वो कितना था 17.5% और 2020-21 में बढ़ के वो कितना हो चुका है? वो हो चुका है 25.1%। ये बड़ा है लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेन अभी तक ये जो है ये कम है। अगर इनको मेन के साथ जो ये विमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है अगर इसको मेन के पार्टिसिपेशन रेट के साथ कंपेयर किया जाए तो ये फिर भी कम है। देखिए एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लें कि जो हम यहाँ पे चीज़ डिस्कस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं अपने जो मेरे व्यूज़ हैं या मैं इसे कैसे देखता हूँ दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है? वो आपके लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए ये चीज़ मैटर करती है कि ये एडिटोरियल में क्या लिखा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब क्या सही है, क्या गलत है, यू हैव द राइट टू जज, ठीक है? अपने हिसाब से। बट यहाँ पे जिस शख्स ने यहाँ पे एडिटोरियल लिखा है, वो क्या कहना चाहता है और इसमें क्या फैक्ट्स हैं, उन पे हमें ध्यान देना है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जो समझते हैं इस एडिटोरियल की लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है। देखिए, जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसको लॉन्च किया गया था कब? अप्रैल 2017 से। इससे पहले जो सर्वे होता था, वो होता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको हम शॉर्ट में ईयूएस भी कह सकते हैं। किसने स्टार्ट किया इसे? इसे लॉन्च किसने किया? लॉन्च किया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, एनएसओ ने, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएलएफएस इज प्राइमरली टू फोल्ड। जो मेन दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। उसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी हो सकती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जैसे हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल था, हमने यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन रेट देखा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये सारा जो है पीएलएफएस के अंडर ही होता है। जो कौन कंडक्ट करता है, वो करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है? इसको स्टार्ट कब से किया गया? इसको लॉन्च किया गया 2017, अप्रैल 2017 से। द नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस, ठीक है? चाहे आप इसको यूजुअल स्टेटस में देख लें या करंट वीकली स्टेटस में देख लें, मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में, आपको लेमन लैंग्वेज में समझाएं तो अगर आप इसको अगर पूरे साल का देखें कि कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन पूरे साल में इसको कितनी जो है काम करने को मिला है, इसके लिए कितनी काम की आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट आप उसको मंथली भी देख सकते हैं, आप उसको वीकली भी देख सकते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, उसके हिसाब से आप उनको मेजर कर सकते हैं। ये सब किसके अंडर होता है? ये होता है पीएलएफएस के अंडर। तो ये था हमारा पीएलएफएस। हमारा नेक्स्ट साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। इसको गट माइक्रोबायोम के साथ लिंक किया गया है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ समझेंगे, एक कि ऑटिज्म क्या है, जो ऑटिज्म डिसऑर्डर ये क्या है, और दूसरा गट माइक्रोबायोम्स क्या होते हैं, ठीक है? तो चलिए अगर थोड़ा सा हम डाटा यहाँ पे डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑटिज्म ये जो डिसऑर्डर है, दिस इफेक्ट्स 1 in 100 चिल्ड्रन। ये क्या करता है कि 100 में से एक बच्चे को इफेक्ट करता है, ठीक है? अब इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? पहली बात कि इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शंस। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, एकदम वो आपको एंजाइटी में या एकदम डिप्रेशन में लगेंगे। देन लैक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड देन
दे डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती हैं जो ऑटिज्म डिसऑर्डर का पेशेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई साइंटिस्ट ने अभी ऐसा कुछ डिस्कवर किया नहीं है कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो ऑटिज्म है ये किस वजह से होता है। पर इसको थोड़ा बहुत अप टू सम एक्सटेंट लिंक किया जा रहा है किसके साथ, कि जो गट माइक्रोबायोम्स होते हैं। ठीक है, देखिए अगर गट माइक्रोबायोम की बात की जाए, या जिसे हम गट माइक्रोबायोटा या गट फ्लोरा भी कहते हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, आर्के भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकता है, या कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं। ये ह्यूमंस या एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में होते हैं। देखिए ये हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं होते, बिकॉज डाइजेशन के लिए और सारे प्रोसेस के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन इनको समहाउ लिंक किया जा रहा है किसके साथ, ऑटिज्म डिसऑर्डर के साथ। अब इनका काम क्या होता है, जो हमारा जो गट माइक्रोबायोम से, ठीक है, माइक्रोबायोम रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ अप टू माइक्रोब्स और 1000 बैक्टीरियल स्पीशीज जो एक लिविंग बॉडी में रहती हैं, वेदर ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है, अब इनका ये क्यों होती हैं गट माइक्रोबायोम बायोम्स, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट में क्यों होते हैं, बिकॉज दे हेल्प्स विद डाइजेशन। ठीक है, एंड दे डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड हेल्प्स कंट्रोल योर इम्यून सिस्टम। अब कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या है, ये लिंकिंग किसके साथ, कि जो डिसऑर्डर है कौन सा वाला, ऑटिज्म डिसऑर्डर। तो ये थे कुछ हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स के नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे ज्वाइन करें, ताकि आपको डेली जो हमारे नोट्स हैं वहाँ पे पीडीएफ मिल सके, और ताकि आप इजीली अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।